I welcome you all once again to this channel प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम लोग जो बिहार का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे उसका तीसरा वीडियो है ये, और यहाँ से शुरू करेंगे। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के राज्य मंत्री, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है तो वो सारी देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, अभी कर लीजिए वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, बिहार के जो व्यक्ति हैं वो कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है पशुपति कुमार पारस का। ये खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। ये रामविलास पासवान जी के भाई हैं। आरसीपी सिंह ये इस्पात मंत्री हैं। गिरिराज सिंह ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। आरके सिंह ये विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं। राज्य मंत्री की बात करें तो अश्विनी कुमार चौबे जो हैं ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और पर्यावरण एवं वन के मंत्री हैं। नित्यानंद राय ये गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम जानते हैं बिहार के नए जो मंत्रिमंडल नया जो बना है उसमें कौन क्या है, तो उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। ये चुनाव जो है इन्होंने एमएलसी का जीता हुआ है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और मुख्यमंत्री के अलावा ये कुछ विभाग संभालते हैं, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और कुछ ऐसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। ये एक पॉलिटिकल गेमिक्स कह सकते हो। कटिहार के चुनाव क्षेत्र से ये जीत के आए हैं। तारकिशोर प्रसाद की बात करें तो, और ये वित्त, वाणिज्य कर और नगर विकास एवं आवास संभालते हैं। रेणु देवी जो है बेतिया से जीत के आई हैं और ये आपदा प्रबंधन और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण संभालती हैं। विजय कुमार चौधरी सराय रजन से जीत के आए हैं, शिक्षा और संसदीय कार्य ये संभालते हैं। मंगल पांडे की बात करें तो ये एमएलसी हैं और ये स्वास्थ्य विभाग देखते हैं। इसके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से जीत के आए हैं और ये कृषि विभाग देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे विजेंद्र प्रसाद यादव, ये सुपौल से जीत के आए हैं और ये ऊर्जा और योजना एवं विकास जो है बिहार में विभाग, इसको देखते हैं। शीला कुमारी मंडल जो है ये फुलपरास से जीत के आई हैं और ये परिवहन देखती हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन बहुत बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, एमएलसी हैं और ये उद्योग विभाग देखते हैं, उद्योग मंत्री हैं ये बिहार के। अशोक चौधरी ये एमएलसी हैं और ये भवन निर्माण देखते हैं। जीवेश कुमार मिश्रा ये जाले से जीत के आए हैं और श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी देखते हैं। रामसूरत यादव और आई से जीत के आए हैं और ये राजस्व एवं भूमि सुधार देखते हैं। संतोष सुमन माझी ये एक एमएलसी हैं और ये लघु जल संसाधन और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण देखते हैं। मदन साहनी जो है ये बहादुरपुर से जीत के आए हैं और ये समाज कल्याण देखते हैं। श्रवण कुमार जो है ये नालंदा से जीत के आए हैं और ये ग्रामीण विकास देखते हैं। संजय कुमार झा ये एमएलसी हैं और ये जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क देखते हैं। प्रमोद कुमार ये मोतिहारी से जीत के आए हैं, ये गन्ना उद्योग देखते हैं और विधि देखते हैं। और बता दें तो गन्ना जो है वो चंपारण में ही होता है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और गोपालगंज वगैरह में। इसके बाद सम्राट चौधरी जो है ये एमएलसी हैं और ये पंचायती राज देखते हैं। सुभाष सिंह ये गोपालगंज से जीत के आते हैं और ये सहकारिता देख रहे हैं। नीरज कुमार सिंह ये छातापुर से जीत के आए हैं और ये पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन वगैरह ये देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नाम आता है लेसी सिंह का। लेसी सिंह ने धमदाहा से जीत के और ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण देखते हैं। नितिन नवीन ये बांकीपुर से जीत के आए हैं और ये पथ निर्माण देखते हैं। सुमित कुमार सिंह ये चकाई से जीत के आए हैं और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखते हैं। सुनील कुमार ये भोरे से जीत के आए हैं और ये मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन देखते हैं।
आलोक रंजन झा। आलोक रंजन झा जो है ये सहरसा से जीत के आए हैं। और एक कला संस्कृति एवं युवा विभाग देखते हैं। मोहम्मद जमा खान ये चैनपुर से जीत के आए हैं, ये अल्पसंख्यक कल्याण देखते हैं। नारायण सिंह जो है ये नौतन से जीत के आए हैं, ये पर्यटन देखते हैं। जनक राम जो है ये एमएलसी हैं, ये खान एवं भूतत्व देखते हैं। जयंत राज कुशवाहा जो है ये अमरपुर से जीत के आए हैं, ग्रामीण कार्य देखते हैं। रामप्रीत पासवान जो है ये रामनगर से जीत के आए हैं और ये लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण देखते हैं। तो ये कुछ बिहार के मंत्रिमंडल और उससे रिलेटेड जो है व्यक्तित्व आपने देख लिया कौन क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बिहार बजट। इससे बीपीएससी हो, बीएसएससी का सीजीएल हो, एक दो क्वेश्चन तो बनेगा इससे, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बिहार बजट 2022-23 में, ठीक है, इसको जानते हैं। 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद, ये क्या है ना, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। विधानमंडल में इन्होंने वित्तीय वर्ष 22-23 का बजट पेश किया, जो कि टोटल 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। 2,37,691 करोड़ का बजट ये है टोटल। यह बजट पिछले साल के बजट से 19,000 रुपये ज्यादा है। 19,000, यहाँ पे देखिए 19,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर जो रहने वाला है वो अनुमानित है 9.7% का, 9.7% का अनुमानित है। और ये जो 2020-21 में रहा ये मात्र 2.5% ही रहा। बिहार इस वर्ष भी देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा। पिछले कुछ वित्तीय वर्ष में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देख लीजिए। 2022-23 में जो है ये अनुमानित है 9.7% और भारत के जीडीपी में 2022-23 में 9.2% बढ़ने का अनुमान है। 2021-22 में जो है ये 9.8% के हिसाब से रहने का अनुमान है। 2020-21 में तो ऑलरेडी डाटा आ गया है, ये है 2.5% विकास दर बिहार का जीएसडीपी में रहा है। अब कुछ पिछली वित्तीय वर्ष से 9% बढ़ा बजट का आकार। तो पिछला जितना भी बजट था, ये देखिए पिछला बजट का साइज है 2.18 लाख करोड़। अभी ये जो इंक्रीज हो गया 2.37 लाख करोड़, तो यानी कि इसमें जो वृद्धि हुई है ये 9% की वृद्धि हुई है। ये बजट का आकार बढ़ा है। योजना मद पे पहले क्या था, 1,518 करोड़ रुपए खर्च हुआ था 2021-22 में, लेकिन जो 2022-23 में प्लान है, प्लान एक्सपेंडिचर पे वो है 1,230 करोड़। योजना मद पे खर्च करने का कितना अनुमान है, तो ये 1,230 करोड़ रुपए है। गैर योजना मद पे पहले था 1,17,783 करोड़, अब क्या है 1,37,460 करोड़। तो ये बढ़ा है, ठीक है। और ये अच्छी बात नहीं है। गैर योजना मद पे अगर ज्यादा खर्चा होता है ना तो जीएसडीपी जो है, जीडीपी या फिर जीएसडीपी, वो थोड़ा कम ग्रो होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है इसमें प्रोडक्टिव नहीं होता है। जैसे कि हालांकि इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है ये, जैसे कि सैलरी देना है ना, सैलरी देना, सब्सिडी देना, इसके अलावा जितने भी स्कीम्स हैं, मार्जिनलाइज लोगों के लिए जो स्कीम्स हैं, पुअर्स के लिए जो स्कीम्स है, ये सब गैर योजना मद में आते हैं। तो इससे फायदा तो इकोनॉमी को ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत जरूरी है, बिकॉज जो पिछड़े लोग हैं उनका उत्थान होना बहुत जरूरी है और इसके लिए गैर योजना मद पे भी खर्च होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कुल बजट जो है 2,37,691.19 करोड़ का था, बता ही दिया मैंने। और कुल व्यय जो होगा वो इतना ही होगा, ठीक है, 2,37,991 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो होगा 1,91,956.67 करोड़, जो कि टोटल व्यय का 80.76% होगा। और पूंजीगत व्यय जो होगा वो 45,734.52 करोड़ रुपए होगा, जो कि कुल व्यय का 19.24% होगा। कुल प्राप्ति का अनुमान कितना है, तो कुल प्राप्ति का अनुमान है 2,37,891.94 करोड़। कुल प्राप्ति कितनी होगी,
2,37,891.94 करोड़। तो कुल व्यय किया जा रहा है कितना? कुल व्यय किया जा रहा है 2,37,691.19 और कुल प्राप्ति का अनुमान इतना है, लगभग 200 करोड़ ज्यादा प्राप्ति का अनुमान है। ठीक है, तो इसके अलावा देख लीजिए राजस्व प्राप्ति कितना अनुमान है कि 1,96,704 करोड़ राजस्व प्राप्ति में आ जाएगा, जो कि अगेन एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। और पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो भी कम है, वो थोड़ी कम है। पूंजीगत व्यय जो है ज्यादा है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां जो है 41,187.43 करोड़ ही है। इसके बाद देख लेते हैं राजस्व बचत कितना होने वाला है। तो राजस्व बचत जो होगा वो 1,96,704 हमने प्राप्तियां देखी हैं और 1,91,956 करोड़ राजस्व व्यय हमने प्लान किया है। तो हमारा जो राजस्व बचत होगा, रेवेन्यू सरप्लस, वो होगा 47,47.84 करोड़, 47,47.84 करोड़, जो कि जीडीपी का 0.64% होगा। जीडीपी का 0.64% होगा। यहाँ पे कुछ नोट में दिया गया है, नोट देख लीजिए। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत 7,543 करोड़ रुपए हुई थी। ठीक है, और अभी तक की है टोटल राजस्व बचत, या फिर इसको रेवेन्यू सरप्लस कह सकते हैं। अभी तक बिहार जो है सरप्लस में ही है रेवेन्यू के मामले में। टोटल 75,043 करोड़ अगर डाटा बात करें 2005-06 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर तक। राजकोषीय घाटा जो है वो क्या होता है? वो कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण आय। ठीक है, तो कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण आय को हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं या फिर फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। तो ये जो है ये है 25,885.10 करोड़, या फिर इसको जीडीपी का 3.47% भी कर सकते हैं। तो पिछली 67th बीपीएससी में पूछा गया था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का फिस्कल डिफिसिट, तो वहाँ पे था 2.89%। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या हो गया है, ये है 2022-23 का डाटा, इसके हिसाब से 3.47%। और अगर इसको पैसे के टर्म में देखें तो 25,885.10 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट है इसमें। बजट के कुल व्यय में सबसे ज्यादा व्यय कहाँ जा रहा है? स्कीम व्यय का हिस्सा जो है वो प्लान व्यय कह सकते हैं इसको, 1,230.25 करोड़। और जो स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय है जिसको नॉन प्लान कह सकते हैं 1,37,460.94 करोड़। यानी कि यहाँ पे जो है ये एक टोटल आप इसको ऐड करें तो 2,37,691 करोड़ का ये जो बजट है हमारा, ये कैलकुलेट हो सकता है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा जानते हैं कि रुपया कहाँ से आ रहा है बिहार में और कहाँ को जा रहा है बजट के हिसाब से। तो रुपया कहाँ से आता है बिहार में? तो टॉप 3 जो एस्पेक्ट है, मद है, वो है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन आता है ना, उसमें स्टेट का, मान लीजिए बिहार का जो भी परसेंटेज है वो, तो बिहार का जो मतलब बजट है, वो जो पैसा मिल रहा है टोटल उसका 46% है। मतलब जो सेंट्रल से टैक्स के हिस्से से जो बिहार को मिल रहा है, तो बिहार के बजट का टोटल जो आने का है पैसा वो उसका 46% है। केंद्र सरकार की सहायता से इसको 30% पैसा मिलता है और राज्य सरकार का अपना राजस्व यहाँ पे 21% है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल ये देख लीजिए पैसा जो आ रहा है, मेजर जो है 3 जगह से ये पैसा आ रहा है। और कहाँ को जा रहा है ये पैसा? सामाजिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा 41%, सोशल जो सर्विस है उसमें 41%, सामान्य सेवाएं जनरल सर्विस में 28% और आर्थिक सेवाएं में 25%। जो भी पैसा आ रहा है वो मैक्सिमम पैसा हम लोग सेवाओं में लगा दे रहे हैं। ठीक है, बिहार बजट का यहाँ पे देख लीजिए विकास के लिए 6 सूत्र तय किया गया है। ठीक है, बिहार बजट में विकास के लिए 6 सूत्री बजट तैयार किया गया है, इसको देख लेते हैं। पहला सूत्र क्या है इसमें? पहला सूत्र है स्वास्थ्य पे कितना खर्चा किया जाएगा?
16,134.39 करोड़, 16,134.39 करोड़ स्वास्थ्य पे पहला सूत्र है। दूसरा है शिक्षा, दोनों इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पे टोटल 39,191.87 करोड़ किया जा रहा है। और उद्योग में निवेश जो कि तीसरा सूत्र है, उस पर 1643.74 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 7,712 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये चौथा है हमारा। पहला क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग और उद्योग में निवेश, चौथा कृषि और संबद्ध क्षेत्र 7,712 और चौथा है और पांचवा है आधारभूत संरचना। ठीक है, ये ग्रामीण और शहरी दोनों मिला के टोटल इसमें कितना खर्च किया जाएगा? तो 29,749.64 करोड़। इसके बाद आएगा 6 नंबर पे कल्याण विभाग। कल्याण विभाग में विभिन्न वर्गों में 12,375 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो टोटल 6 सूत्र क्या ये बजट है। ये भी पूछा जा सकता है कितने सूत्र हैं, और इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सूत्र जो है वो बिहार बजट 2022-23 के सूत्रों में से नहीं है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उद्योग है, कृषि है, आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है और कल्याण है। ठीक है, इन 6 सूत्र के आधार पर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है, इसलिए इन 6 सूत्री में शिक्षा और आधारभूत संरचना पर सबसे अधिक पैसे खर्च किए जा रहे हैं। शिक्षा पे कितना किया जा रहा है? लगभग 39,191.87 करोड़। और जो यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आधारभूत संरचना है, वहाँ पे भी ज़्यादा है, 29,749 करोड़। इस बजट के तहत राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति इत्यादि लागू किया है। सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति और स्टार्टअप नीति गवर्नमेंट ने लागू किया है। ठीक है, इसके अलावा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, इसके तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित की जा रही हैं। अब थोड़ा सा संपूर्ण बिहार बजट टू द पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, टू द पॉइंट है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का कृषि विकास दर 3.7% रहा। ये भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2021 में मई महीने में किस तूफान के कारण 16 जिलों के 102 प्रखंडों में 73,085 हेक्टेयर के फसल की क्षति हुई? ये था यास तूफान, आया था यास तूफान। ठीक है, बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन एवं तेलहन बीज का मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया? तो 2021 में किया गया। ठीक है, वर्ष 2021 में पहली बार बिहार के 1000 किलो शाही लीची और 500 किलो जर्दालू आम को लंदन निर्यात किया गया। ये भी कई बार पूछा गया है। वर्ष 2021 में 750 किलो शाही लीची दुबई भी निर्यात किया गया है। तो लंदन के अलावा ये दुबई भी गया है। बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई है? तो गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों में। गंगा नदी जैसे ऐसे बहती है ना, बिहार को नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बांटती है। ठीक है, तो इस गंगा नदी के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर किनारे पे इधर दोनों एरिया में जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, बिहार में किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ पैसे की मदद भी दी जाएगी। 11,500 रुपये प्रति एकड़। ठीक है, ये मदद भी मिलेगी इनको। अगला पॉइंट देखिए, बिहार बजट के अनुसार किस जिला में गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक मॉडल शुरू किया गया है? तो ये है मधुबनी जिला और सुखेत मॉडल के तहत ये दिया गया है। सुखेत कहने का मतलब कि आप अगर गोबर और अन्य फसल अवशेष अगर ले जाके देते हैं बिहार सरकार को, तो वहाँ पे आपको गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा एक सब्सिडी के तौर पे। प्रधानमंत्री, ये मधुबनी में लागू किया गया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में मधुबनी कार्यक्रम के सुखेत मॉडल की चर्चा की थी। ठीक है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ने चर्चा किया है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा की सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से
महाविद्यालय को स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर भागलपुर और कृषि व्यवसाय संबंध प्रबंधन महाविद्यालय पटना, इन सबको स्वीकृति दी गई है महाविद्यालय की। ठीक है। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा जल संरक्षण के लिए। 30 फीट तक गहरा और ये 361 टोटल चेक डैम बनाए जाएंगे। ये भूमि एवं जल संरक्षण के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 का कार्यक्रम है। राज्य के सभी 189 लाख पशुओं की पहचान हेतु दिसंबर 2021 में ईयर टैगिंग किया गया। ईयर टैगिंग क्या था? ये जो पशु हैं 189 लाख सभी पशु उनके जो है उनके ईयर टैगिंग, उनकी पहचान के लिए ईयर टैगिंग किया गया। उनके कान में टैग लगाया गया है। ठीक है, उनके कान में टैग लगाया गया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 में कितने दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड पटना के द्वारा किया जा रहा है? तो ये 1000। 2021-22 में दुग्ध सहकारी समितियों को कॉम्फेड है ना, इसको देखता है। इस पटना के द्वारा 1000 सहकारी समितियों का दूध से रिलेटेड गठन किया जा रहा है कॉम्फेड पटना के द्वारा। बिहार बजट 2021-22 में चर्चा में रहा पोषक सुधा। पोषक सुधा क्या है? ये दुग्ध चूर्ण है। पोषक सुधा जो है ये दूध का चूर्ण है। ये बिहार बजट के 2021-22 में चर्चा में रहा था, तो ये भी सवाल आ सकता है। ये एक दूध का चूर्ण है। लॉकडाउन के समय आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोषक सुधा होम डिलीवरी के रूप में उपलब्ध कराया गया था। ठीक है। और 2020-21 में बिहार के मत्स्य उत्पादन टोटल 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया। 2020-21 में बिहार में मत्स्य उत्पादन टोटल 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया। मत्स्य के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है भारत में चौथा है। मछली के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है, भारत की बात करें तो ये चौथा है। ठीक है। मत्स्य के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में चौथा है। बिहार के प्रति व्यक्ति मत्स्य की उपलब्धता जो है वो 9.6 किलोग्राम है। मतलब हर व्यक्ति जो है साल में 9.6 किलोग्राम मछली खा जाता है। ठीक है, मछली खा जाता है। टोटल मछली कितना उत्पादन हुआ था? 6.83 लाख मीट्रिक टन। देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? ये बिहार पशु विज्ञान विद्यालय पटना में की जाएगी। देसी जो गोवंश है, मतलब कि देसी जो गाय है, गोवंश से मतलब यही है, उनके संरक्षण और विकास के लिए संस्थान एक स्थापना की जा रही है। वो कहाँ की जाएगी? तो वो की जाएगी बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। ठीक है। बिहार राज्य के फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। ठीक है। बिहार के फसल सहायता योजना पोर्टल है ये, इसमें फसलों से रिलेटेड सहायता की जाती है किसानों की, और इसके लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इसको प्रदान किया है। ठीक है। फसल सहायता योजना पोर्टल याद रखिएगा। किस जिले में कमला नदी पर बराज के लिए कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई है? तो यह है जयनगर, जो कि मधुबनी में पड़ता है। जयनगर जो है ये मधुबनी में पड़ता है। ठीक है। कमला नदी जो है मधुबनी में बहती है। कमला नदी नॉर्थ बिहार की नदी है और ये गंगा में मिलने से पहले ये दूसरी नदी में मिलती है, बागमती में मिल जाती है। तो किस नदी में पूछा है, किस जिले में कमला नदी का पर बराज के निर्माण कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई है? तो ये है जयनगर, जयनगर मधुबनी। ठीक है। यहाँ पे बराज का निर्माण होगा। गंगा उद्ध योजना, गंगा उद्ध योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। गंगा उद्ध योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा, ये चारों जिला याद रखिए। राजगीर, गया, बोधगया और नवादा शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। इस पाइपलाइन की लंबाई, कुल लंबाई जो होगी 150.58 मीटर होगी। ठीक है।
150.58 किलोमीटर होगी। किस नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में 266.50 करोड़ रुपए की रबर डैम बनाने का प्रावधान किया गया? तो ये सही आंसर गया कि विष्णु पद मंदिर के पास फल्गु नदी में, गया के विष्णु पद मंदिर के पास फल्गु नदी में। बिहार बजट के अनुसार किस योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी? तो सही आंसर है मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी। अगला है बिहार 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के तहत क्या हुआ बिहार के साथ हुआ, देख लीजिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड एंड अनटाइड के रूप में 19,561 करोड़ की रुपए की अनुदान की राशि अनुशंसित की गई 15वीं वित्त आयोग के अनुसार। ठीक है, क्या हुआ वित्तीय वर्ष 2021 और 22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड अनटाइड के रूप में 19,561 करोड़ रुपए की अनुदान राशि अनुशंसित की गई। और इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए पंचायती राज विभाग के लिए को स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 4,802.88 करोड़ रुपए की अनुशंसित की गई। ये किसके द्वारा? तो 15वीं वित्त आयोग के द्वारा। बिहार में वर्तमान में 6ठम राज्य वित्त आयोग कार्यरत है। ठीक है, बिहार के पंचायत आम चुनाव 2021 में पहली बार बायोमेट्रिक्स प्रणाली की सुविधा की व्यवस्था की गई। बायोमेट्रिक्स प्रणाली से की गई है। ठीक है, और एक और चीज बता रहा हूँ, इस बार के पंचायत के चुनाव में ईवीएम का भी इस्तेमाल हुआ है। तो एक तो बायोमेट्रिक्स प्रणाली और दूसरा ईवीएम। मनरेगा के तहत 2021-22 के लिए बिहार में 20 करोड़ मानव दिवस के सृजन के लक्ष्य रखा गया है, जिससे जनवरी 2022 तक 12.01 करोड़ मानव दिवस सृजित हुआ। इसमें महिलाओं की भागीदारी 54.2% की रही। ठीक है, इसके अलावा है केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समानांतर बिहार राज्य में कौन सी योजना चल रही है? तो यह लोहिया स्वच्छता योजना इसी के समकक्ष में चल रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो है इसका द्वितीय चरण चल रहा है। इसके अंतर्गत 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य है। टोटल 210 प्रखंडों में सब में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य लिया गया है। जीविका द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? तो ये इसका सही आंसर है 10.31 लाख। ठीक है, जीविका द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? तो सही आंसर है 10.31 लाख बिहार बजट 2022-23 के अनुसार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10.31 लाख जीविका के द्वारा किया गया है। कॉम्फेड के साथ समन्वय पर जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। कॉम्फेड के साथ समन्वय तालमेल बनाने के लिए जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर कृषि गतिविधि के 1.5 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों के द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो सही आंसर है स्वास्थ्य विभाग। दीदी की रसोई स्वास्थ्य विभाग कौन करेगा? तो जीविका दीदियों के दीदी की रसोई खुलेगी। अच्छा ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुल 51 दीदी की रसोई खोला गया है। ठीक है, एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 और दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 60। बिहार बजट के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जीविका के द्वारा। तो जीविका जो है एक एनजीओ है और बहुत ही सॉलिड काम कर रहा है ये।
वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 12,000 युवतियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा इसमें जीविका के द्वारा, ठीक है, ग्रामीण युवाओं को। बिहार बजट के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी का निर्माण किया जा रहा है? तो कुल 104 प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, जो इंफॉर्मेशन ICT जो है केंद्र जो है, उसका निर्माण कराया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आया था। इसमें इसके रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर थे? तो टोटल 5 शहर थे। इसमें पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय था, ठीक है। कौन कौन? पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय, ये टोटल 5, पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर को GSC कैटेगरी में 1 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ? वो है, सही आंसर है सुपौल। सही आंसर है सुपौल। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? तो ये टोटल 24 नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है 2022-23 के बिहार बजट के हिसाब से। 118 नगर निकाय को ODF प्लस की ओर अग्रसर किया गया है, ठीक है। ऑलरेडी 24 को कर दिया गया है और 118 पाइपलाइन में। इन 118 नगर निकायों में कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। किस योजना के तहत बिहार के सभी जिलों में जिला मुख्यालय में सौदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है मोक्षधाम योजना। मोक्षधाम योजना एक ऐसी योजना है जिसमें जितने भी बिहार के जिले का मुख्यालय है वहाँ पे सौदाह गृह बनाया जाएगा, ताकि जो कोरोना काल में देखा गया था कि शवों का जो है सही से डिस्पोजल नहीं हो पाया था, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। बिहार के सभी 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा, ठीक है। बिहार के सभी 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। अटल नवीनीकरण और शहरी मिशन अमृत योजना बिहार के किस नगर निगम में कार्यान्वित की जाएगी? तो ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगमों में ये योजना जो है ये कार्यान्वित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अमृत अर्बन जो है 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। इसके अंतर्गत सभी नगर निकायों में जलापूर्ति एवं पार्क योजना बनेंगे। जल का भी व्यवस्था और पार्क का भी व्यवस्था होगा। स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं जिन पर लगातार कार्य जारी है? तो टोटल 4 हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के टोटल 4 शहर हैं। कौन कौन से? भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है और बिहार शरीफ। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ, इसमें 4 स्मार्ट सिटी के शहर हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार, ये 4 याद रखना है आपको। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया है? तो हरित आवरण जो है राज्य का बजट के हिसाब से कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% हो गया है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% हो गया है, ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के में कुल कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 2021-22 में जो है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत टोटल 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनवरी 2022 तक कुल 387 लाख पौधारोपण हो चुका है, यानी कि 3.8 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है और 1.2 बचा है, वो भी हो जाएगा। बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत कुल कितना पौधशाला इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी? तो ये है टोटल 365 पौधशाला इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इसमें जो है 210 इकाइयाँ जीविका दीदी तथा 155 इकाइयाँ कृषकों को आवंटित है, ठीक है। टोटल 365 पौधशाला निजी पौधशाला योजना के तहत है ये पौधशाला इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी 365, जिसमें 210 जीविका दीदी के द्वारा और 155 कृषकों को आवंटित है। अच्छा,
इस योजना के तहत कुल 73 लाख पौधे उगाए जाएंगे। ठीक है, 73 लाख पौधे इस योजना के तहत उगाए जाएंगे। बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? ये समझौता किया गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। बिहार में जो प्रवासी मतलब दूसरे जगह से पक्षी आते हैं उनके लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन है। उनको देखा जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा उनकी एक्टिविटीज वगैरह को। ये किसके साथ समझौता हुआ है? ये हुआ है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये पहली बार जब पक्षी महोत्सव हुआ ये भागलपुर जिले में हुआ। भागलपुर जिले में पहली बार पक्षी महोत्सव किया गया 2022-23 में। बिहार में प्रथम राजकीय जो है पक्षी महोत्सव राजकीय था ये। ठीक है, और ये क्या था? ये बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव और राजकीय पक्षी महोत्सव जो है ये कलरव का आयोजन 15 जनवरी से 17 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो ये जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण राजगीर के किस पहाड़ियों के घाटी के क्षेत्र में किया गया? तो ये स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी में किया गया। ठीक है, 400 एकड़ का ये जू सफारी है। जू सफारी के लिए 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में नेचर सफारी की स्थापना की गई है। नेचर सफारी में कितने मीटर के ग्लास सस्पेंशन ब्रिज लगाया गया है? तो सही आंसर इसका 40 मीटर का। 40 मीटर का एक ग्लास ब्रिज सस्पेंशन भी लगाया गया है। वर्ष 2020 में बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कौन सा बना? तो ये बना कांवरताल बेगूसराय में है। ये 38वां बन गया है। ये क्या बन गया है? रामसर साइट। रामसर साइट ईरान में साइन हुआ था 1971 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई योजनाओं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब से लागू की गई है? तो ये लागू की गई है 18 जून 2021 से। 18 जून 2021 से इसको लागू की जा चुकी है। 18 जून 2021 से। नेक्स्ट है अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू की है? तो ये 17 मार्च 2021 से लागू हुई है। 17 मार्च 2021 से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की है। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर क्लस्टर की स्थापना किया जाएगा? ये किया जाएगा गया जिला में डोभी अंचल में। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर क्लस्टर का स्थापना किया जाएगा गया जिला में डोभी अंचल में। अब कुछ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला देख लीजिए 2021। बिहार के तरफ से बिहार उद्योग विभाग भागीदारी लिया इसमें। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था ना 2021 का, उसमें उद्योग विभाग बिहार को इस मेले में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। जो हमारा बिहार का उद्योग विभाग है ना उसको स्वर्ण पदक भी मिला इस मेले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट के अनुसार कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए। खादी मॉल पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहरों में भी खादी मॉल की निर्माण की जाएगी। तो पहला खादी मॉल पटना में खोला जा चुका है ऑलरेडी, और इसी के तर्ज पर मुजफ्फरपुर और बाकी कई सारे शहरों में खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। बीटेक एवं एमटेक कोर्स प्रारंभ करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी IPT की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी बिहटा पटना में। ठीक है, बिहटा पटना में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट के सहयोग से, मुख्यालय इसका चेन्नई में है। तो सीपेट के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी बीटेक एवं एमटेक कोर्स को प्रारंभ करने के लिए बिहटा पटना में स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती या फिर भात्र महिलाओं को कितनी राशि भुगतान की जाती है? सही आंसर है 5,000 रुपया। 5,000 रुपये 3 किस्तों में भुगतान की जाती है। इसके अलावा परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को
कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है 1000 रुपये पर माह। परवरिश योजना है, इसके तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और ये सहायता जो है 1000 रुपये पर माह की है। मुख्यमंत्री SC और ST छात्रावास अनुदान योजना के तहत कितना रुपया प्रति माह की दर से SC ST और छात्र छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा? इसका सही आंसर है 1000 रुपये पर मंथ। मद निषेध लागू होने के बाद वैसे लोग जो शराब व्यवसाय को जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए सरकार कौन सी योजना लागू की? तो उसका सही आंसर है सतत जीविका पार्जन योजना। मान लीजिए जो लोग व्यापार जो कर रहे थे, मद का ही व्यापार कर रहे थे, शराब ही बेच रहे थे, उनकी तो नौकरी चली गई, उनका तो व्यवसाय ही ठप हो गया मद निषेध के बाद। तो उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव तो होना चाहिए। वो अल्टरनेटिव जो है सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत उनको दिया है। अगला सवाल है, इस योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी जो भी लोग इसमें आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नागरिकों को के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब एवं 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है। यदि कोई 3 पहिया वाहन टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होना है और उसका चालान स्वयं उस महिला एवं अन्य महिला के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए वाहन पर कितने प्रतिशत की छूट की गई है? वो दी गई है 100% की छूट दी गई है। ठीक है, 100% की छूट दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई रिक्शा, ई कार्ट के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर में कितनी प्रतिशत की छूट दी गई है? तो यहाँ पे दी गई है 50%। इसमें क्या है, वाहन कर 100% छूट दिया गया था। अगर महिला खरीदती है तिपहिया या फिर टैक्सी खरीदती है और चलाती भी है तो 100% वाहन कर नहीं लगता है उसका। लेकिन ई रिक्शा, ई कार्ट के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान जो है या फिर इलेक्ट्रिक वाहन जो है तो किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर के लिए 50% का छूट दिया गया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहाँ वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है उन प्रखंडों हेतु वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के क्रय मूल्य पर का 50% जो है राशि अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदन को दिए जाने का प्रावधान है। बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो भी सड़क दुर्घटना में मृतक होंगे उनके जो भी आश्रित होंगे उसको 5 लाख रुपए और जो भी गंभीर घायल हो गया तो उसको 50,000 रुपये का मुआवजा जरूर दिया जाएगा। ठीक है, 2022-23 में ये प्रावधान आया है। 5 लाख और 50,000 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 में आई है। इसके अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को अब से प्रतिबंधित करने का निर्णय बजट 2022-23 में लिया गया है। 31 मार्च 2022 से बंद हो जाएंगी। ठीक है, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना है ये पटना नगर निगम क्षेत्र में या फिर दानापुर, खगौल या फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में कि इस सीमा में कोई भी डीजल चालित तिपहिया वाहन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 31 मार्च 2022 से। ये इसलिए किया गया है कि बहुत प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा की को आच्छादित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोविड के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में 1 से 12
क्लास के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन बिहार या फिर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई। उन्नयन बिहार कार्यक्रम क्या है? इसके माध्यम से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम निर्माण कराए जाएंगे। उन्नयन कार्यक्रम कौन कौन से स्कूलों में? तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में और सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम निर्माण करवाया जाएगा। हालांकि ये हालत बहुत खराब है, अगर आप जाके अभी भी सरकारी स्कूल में देखेंगे तो स्मार्ट तो क्या, वहाँ पे बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है। खैर वो सब पहले किया जाता। आगे चलिए देखते हैं। उन्नयन बिहार आपने समझा। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में कुल कितने शिक्षा शैक्षणिक संस्थान अब होंगे? 6। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए बेसिकली आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में के परिसर में शैक्षणिक संस्थान जो है टोटल 6 हो जाएंगे। पूर्व से स्थापित 3 शैक्षणिक संस्थान ऑलरेडी इनका देख लीजिए। सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहले से था और अभी क्या है 3 नए शैक्षणिक संस्थान इसमें बनेंगे। सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और सेंटर फॉर फिलोसफी। ठीक है, सेंटर फॉर फिलोसफी भी इसमें बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालय के अलावा 7 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करवा रही है। यह सरकार पहले से 13 सरकारी विश्वविद्यालय थे, अभी क्या है 7 जो है निजी विश्वविद्यालय की स्थापना भी बिहार सरकार करवा रही है। विद्यालयों में जल होना बहुत जरूरी है, स्वच्छता होना भी बहुत जरूरी है और साफ सफाई के वातावरण निर्माण हेतु बिहार सरकार के कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया है? तो ये किया है बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। जो भी विद्यालय इसमें टॉप करेगा इन सब रैंकिंग में, जैसे कि जल के मामले में, स्वच्छता और साफ सफाई में, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत। राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहेरियासराय के परिसर में किया जा रहा है। पहला कहाँ है? पहला है पटना में और दूसरा कहाँ हो गया? एम्स। दूसरा एम्स हो गया आपका दरभंगा में। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कुल 5462 बेड के निर्माण के साथ ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। अब क्या है, पटना चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 5462 बेड का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके बाद ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा। 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में बनाया जा चुका है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है के अंतर्गत कितने नए जानलेवा बीमारियों के टीके निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए जाते हैं? तो 12 बीमारियों के टीके हैं टोटल जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ? तो ये टोटल हुआ 191.65 किलोमीटर का। बिहार बजट के अनुसार पटना में को जाम से मुक्त कराने के लिए कहाँ डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज। ठीक है, ये दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, पहला जो है छपरा में बनाया जा रहा है। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 के अंतर्गत 181.288 किलोमीटर एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के अंतर्गत 740.018 किलोमीटर अर्थात कुल 921.306 किलोमीटर पथ का निर्माण पूरा करवाया जा चुका है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के निर्धारित 17 लक्ष्यों में कितने लक्ष्यों को बिहार 2021 में ही प्राप्त कर लिया है? वो है टोटल 9 लक्ष्य। 9 लक्ष्य ऑलरेडी कंप्लीट हैं हमारे। ठीक है, 8 लक्ष्य अभी बचे हुए हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है।
बिहार के अंदर 10 और बिहार के बाहर 10 माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के में राज्य में के सभी नियोजनालयों प्रवासी संस्थान केंद्र माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर कहते हैं इसको के रूप में कार्य करेंगी। वर्तमान में 4 जिला नियोजनालयों जैसे कि सीवान, गोपालगंज, मधुबनी एवं पश्चिम चंपारण के में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। ये किसके लिए? माइग्रेंट्स के लिए ही है। चौसा बक्सर में 660 मेगावाट का मतलब टोटल 1320 मेगावाट का ग्रीन फील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो सही आंसर है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त कार्यक्रम है। इस दोनों इकाइयों से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य 2023-24 रखा गया है। इस परियोजना से बिहार को 35% बिजली प्राप्त होगी। टोटल बिजली का 35% जो है यही से मिल जाएगा। चौसा बक्सर में है ये। वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड की कुल लंबाई 17,120 सर्किट किलोमीटर हो गई है, जिसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता 13,000 मेगावाट है। 13,000 मेगावाट है। आगे बढ़ेंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बना? तो पहला राज्य बना। अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में बिहार का पहला स्थान है। और राज्य सरकार ने कजरा एवं फिर 35 में सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय बिहार बजट 2022-23 में लिया है। कौन कौन सी जगह है? कजरा और पीरपैंती। इन दोनों स्थलों पर 200 से 250 मेगावाट प्रत्येक की परियोजना लगाई जाएगी। बिहार के सरकारी भवनों पर किस मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो ये जैसे घर है उसके ऊपर रूफ पे सोलर पैनल लगाएंगे कैपेक्स मॉडल के तहत। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना इसके तहत दरभंगा में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, नीचे मछली ऊपर बिजली, ये है एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया दरभंगा जिले में। 1.6 मेगावाट का क्षमता है इसका। सुपौल जिला में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो पहला लगाया गया है दरभंगा में, दूसरा सुपौल में ऑलरेडी लगाया जा रहा है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं? तो टोटल 13 है। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो 54 मेगावाट है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 54 मेगावाट है। किस योजना मिशन के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया गया है? तो अवसर बढ़े आगे बढ़े। राज्य की तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु किस अधिनियम के तहत बिहार अभियंता विश्वविद्यालय का गठन किया गया है? बिहार अभियंता विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत बिहार सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाए हैं, कोविड केयर सेंटर बनाए हैं एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मृत व्यक्तियों को आश्रितों को कितनी अनुदान करने का निर्णय लिया गया? तो 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस पर कोई भी बंदा उस पर डिपेंडेंट हो, आश्रित हो, तो उसको 4 लाख रुपए मिल जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। अब इसे बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। पहले 4 लाख था, अब इसे बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ 2021 से निपटने हेतु बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितने राशि सीधे उनके खाते में PMFS के माध्यम से भेजी गई है? तो 6,000 रुपये प्रति परिवार।
6,000 रुपये प्रति परिवार रुपया बाढ़ से प्रभावित परिवारों को दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य लिया गया है? तो ये किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 और शहरी क्षेत्रों में 74.53%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसको लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसे बिहार में 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया। बिहार में अंत्योदय परिवार को कितना किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? 35 किलोग्राम प्रति परिवार। 14 किलोग्राम इसमें गेहूं और 21 किलोग्राम चावल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 2021 में प्रत्येक लाभुक को राशन कार्ड परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? तो 5 किलोग्राम, हर मेंबर को 5 किलोग्राम, जिसमें अगर उसको फर्दर तोड़े तो 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये बांका जिला बिहार में किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में 6 अन्य रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है। 2 तो ऑलरेडी काम कर रही है, एक राजगीर और एक आपका बांका वाला हो गया मंदार पर्वत। अब इसके अलावा भी 6 और आएंगी। प्रेतशिला पर्वत गया में, डुंगेश्वरी पर्वत गया में, ब्रह्मयोनी पर्वत गया में, बनावर पर्वत जहानाबाद में, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में। ठीक है, इसमें 3 गया में है, ब्रह्मयोनी, डुंगेश्वरी और प्रेतशिला। इसके अलावा वनावर जहानाबाद में, मुंडेश्वरी ये है कहाँ पे? कैमूर में, और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध एवं फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। बिहार के किस जिले में 72 करोड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित कराया जाएगा? तो वो है गया। लैंड बैंक जो है 72 करोड़ भूमि पर बिहार के किस जिले में निर्मित कराया जाएगा? तो उसका सही आंसर है गया। उद्देश्य क्या है? बोध गया के समृद्ध विकास करना। बोध गया के समृद्ध विकास करना इस लैंड बैंक का काम होगा। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन पटना में कब किया जाता है? प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन पटना में कब किया जाता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS, ठीक है, कंपोजिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ये, को कब लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 2019 1 अप्रैल 2019 को। कंपोजिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह इस परियोजना के माध्यम से राज्य संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन एवं पेपरलेस हो गया है। ऑनलाइन एवं पेपरलेस हो गया है और CFMS 2.0 को वित्तीय वर्ष 2022-23 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। आगे बढ़ते हैं। अब बिहार बजट 2022-23 के तहत कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लीजिए क्या है। तो इसमें आता है IT रोड मैप के तहत बिहार बनेगा। IT रोड मैप के तहत बिहार में बनेंगे पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहे पर IT टावर बनेगा। ठीक है, IT रोड मैप के तहत ये बन रहा है। पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहे पर IT टावर बनेगा। इसके अलावा बिहटा में IT पार्क बनेगा एक, और राजगीर में एक IT सिटी बनेगी। ठीक है, पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहे पर IT टावर बनेगा, बिहटा में IT पार्क बनेगा, राजगीर में IT सिटी बनेगा। और बिहार के किस जिले में बनेंगे क्या, ये देख लेते हैं। बिहार के सभी जिले में क्या बनेंगे देख लेते हैं। मेगा स्किन सेंटर बनेंगे सभी जिलों में, वृद्धाश्रम बनेंगे जिला मुख्यालय में, सवदाह गृह बनेगा सभी जिला के मुख्यालय में, मॉडल प्लस टू हाई स्कूल बनेगा, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला के मुख्यालय में बनेगा। तो जिला के मुख्यालय में 3 चीजें बन रही है। एक तो वृद्धाश्रम हर जिला मुख्यालय में रहेगा, और सवदाह आश्रम हर जिला मुख्यालय में रहेगा, और
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है ये भी हर जिला मुख्यालय में रहेगा। सभी नगर निकाय में बनेंगे, क्या बनेंगे, सभी नगर निकाय में जलापूर्ति और पार्क योजना बनेगा, ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। और सम्राट अशोक का भवन बनेगा, सम्राट अशोक का भवन बनेगा सभी नगर निकायों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन में बिहार का स्थान देख लेते हैं। कृषि में बिहार का स्थान अपने कंट्री में कितना है वो कौन से प्रोडक्ट में देख लेते हैं। तो मक्का की बात करें तो बिहार मक्का जो है तीसरे नंबर पे आता है। सब्जी में बिहार तीसरे नंबर पे आता है, पहला शायद वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, और फलों में छठा स्थान है। गेहूं में भी हमारा छठा है, धान में भी छठा है, फल गेहूं धान छठा। लीची में 1 नंबर पे है हम लोग, मखाना में 1 नंबर पे है, जूट एवं मेस्ता में दूसरे नंबर पे है, सूर्यमुखी में तीसरे नंबर पे है, आम में भी तीसरे नंबर पे है, कद्दू और लौकी खूब होती है हमारे यहाँ, प्रथम नंबर पे है हम लोग। ठीक है, कद्दू और लौकी में प्रथम नंबर पे है। इसके अलावा फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी हमारे यहाँ अच्छा खासा होता है, तीसरे नंबर पे है। भिंडी में भी तीसरे नंबर पे है, आलू में भी तीसरे नंबर पे है, मशरूम में भी तीसरे नंबर पे है, और मत्स्य में चौथे नंबर पे है। मछली उत्पादन में हम लोग चौथे नंबर पे है। चलिए, बजट यहाँ पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग 7 निश्चय का पार्ट 1 और पार्ट 2 और बजट 2012-22-23 में नए प्रावधान इनसे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे।